Hi everyone, how are you? Everyone is fine. Okay. एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल इंग्लिश कॉर्नर। यहाँ हम पढ़ रहे हैं राजनीति विज्ञान कक्षा 12 क्लास 12 और उसका जो टॉपिक चल रहा था वो है चैप्टर नंबर 3 में से। और चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमें ये बता रहा है कि किस तरह से आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर और सोवियत यूनियन, यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो लीडरशिप थी या जो हेजेमनी थी वो किस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर या पूरे वर्ल्ड में इफेक्टिव बन रही थी या फैल रही थी। अब उसकी उस लीडरशिप को या उस हेजेमनी को तब आघात लगा, तब उसकी जो ईगो थी वो हर्ट हुई जब 9/11 का टेररिस्ट अटैक ट्विन टावर पेंटागन पे हुआ। ये सारी चीजें हम पिछले वीडियो में डिस्कशन कर चुके हैं। अब उससे आगे की जो थियरी है या आगे की जो प्रोसेस है उसके लिए हम आज इस वीडियो में यहाँ पे मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ और बिल्कुल स्लोली डिटेल में हम उन सभी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे जो उस समय उस ड्यूरिंग हैपन हुई थी। और आप ये समझ सकते हैं कि उस व्यक्ति को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा या उस देश को कितना ज़्यादा हर्ट हुआ होगा उस टेररिस्ट अटैक से, जो पूरे विश्व में एकमात्र वन एंड ओनली सुपर पावर था उस समय। और किसी भी तरह से यदि आप उसको मेजर करें, चाहे से वो पॉलिटिकली हो, मिलिट्री बेस पे हो या फिर इकोनॉमिक बेस पे हो, अर्थव्यवस्था की तरफ से आप उसको आंक लीजिए, सैन्य ताकत के ऊपर उसको आंक लीजिए या फिर राजनीतिक ताकत के ऊपर यदि आप उसको मेजरमेंट करेंगे उसका, तो आप पाएंगे कि वो सभी तरह से एक सुपर पावर बनने के जितने भी पैमाने थे उन सभी पे वो पूरा खरा उतर रहा था। तो उस अटैक का उसके माइंड सेट पे या उसकी फॉरेन पॉलिसी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, किस तरह से उसकी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो चेंज हो गई। और उस समय ही जब ये 9/11 का टेररिस्ट अटैक हुआ उस समय ही वहां पे प्रेसिडेंट जो थे वो चेंज हो गए थे। क्लिंटन की जगह HW बुश थे और बुश जो है वो फॉरेन पॉलिसी को लेकर ज़्यादा एग्रेसिव थे, ज़्यादा इंटरेस्टेड थे फॉरेन पॉलिसी में। और वो जो यूएस की जो लीडरशिप वाली पॉलिसी थी कि वो पूरे वर्ल्ड का नेतृत्व करे, लीडर रहे, एक तरह से आप उसको ये कहें कि वो जैसे अपन मुंबईया भाषा में कहते हैं कि डॉन रहे, दादा रहे। तो बस उसी माइंड सेट के चलते HW बुश जो है वो काम करते थे अपने प्रेसिडेंशियल ईयर्स में। तो 9/11 के अटैक के बाद में किस तरह की क्या हैपनिंग या घटनाक्रम हुआ वो इस वीडियो में जानते हैं। तो फटाफट आप जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए और ये 1-2 मिनट या 4 मिनट 5 मिनट देख के वीडियो को मत रुका कीजिए। देखना स्टार्ट किया है, आप इस वीडियो को देखने के लिए आए हैं तो उसको कंप्लीट करके ही जाए। तो चलते हैं आज के वीडियो की तरफ, लेट्स डू इट। तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि 9/11 का अटैक हुआ, अमेरिका ने रेस्पॉन्ड किया, जहां जहां उसको सस्पेक्टेड पता चले कि यहाँ पे हैं जो इस अटैक में इन्वॉल्व थे, वहीं पे उसने उस देश की गवर्नमेंट की बिना जानकारी में डाले या बिना नॉलेज में डाले वहाँ के लोगों को, जिस पर भी उनको संदेह था, डाउट था, उनको अरेस्ट किया और सीक्रेट प्लेसेस पे डिटेन किया, कैद करके रखा। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में इन द ईयर ऑफ 2003 यूएस ने इराक पर आक्रमण किया। इराक आक्रमण, अब लीडरशिप अराउंड द वर्ल्ड किस तरह से वो देखो यूएस की थी। इराक पर उसने आक्रमण किया, किस लिए किया, रीजन क्या था। उससे पहले 2003 में उसने एक प्रपोजल दिया, एक प्रस्ताव रखा कि एक आक्रमण जो है वो शुरू किया जाना चाहिए इराक पे, क्योंकि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स जो है, वो चाहता था कि इराक को WMD, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, अधिक मात्रा में विनाश के जो हथियार हैं जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर मिसाइल्स है, इस तरह का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था उनका, वो हथियार बनाने से रोकना चाहता था यूएस। क्योंकि इसको डाउट था, यूएस को डाउट था या अमेरिका को डाउट था कि इराक जो है वो सीक्रेटली, गुप्त रूप से ऐसे वेपन्स बना रहा है जो बहुत अधिक विनाश कर सकते हैं, सामूहिक विनाश कर सकते हैं एक साथ। तो वो हथियार बनाने से रोकने के लिए उसने प्रस्ताव दिया कि इराक पर आक्रमण करना चाहिए, अटैक करना चाहिए। ये पहले केवल एक प्रपोजल था, प्रस्ताव रखा था उसने, लेकिन यूएन जो था, यूनाइटेड नेशन जो था, उसने इसको सहमति देने से मना कर दिया कि आप जो है वो ऐसे किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं कर सकते हैं। तो यूएन की सहमति नहीं मिली, अप्रूवल नहीं मिला उस आक्रमण को। लेकिन कहाँ मानने वाला था, जिसके पास में पावर हो वो किसी की कहाँ सुनता है। तो एकमात्र वन एंड ओनली सुपर पावर यूएस या अमेरिका, और उस पर भी चलो सुपर पावर तो था वैसे था, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पैक्ट इस बात का था कि वो पिछले जो सेकेंड लास्ट जो प्रीवियस ईयर था 2001, उसके अंदर एक बहुत बड़ा घाव खा चुका था।
टेररिज्म के थ्रू, ट्विन टावर ऑफ WTC, टू एरोप्लेन्स क्रस्ट इनटू ट्विन टावर्स ऑफ WTC। तो वो एक उसके मन में कसक थी, पेन था उस घाव का, और उसने फिर उसको मजबूर किया किसके लिए, मार्च 2003 के मार्च महीने में यूएस ने उस असहमति के बावजूद भी या यूएन के मना करने के बावजूद भी अपना जो आक्रमण था वो लॉन्च कर दिया, स्टार्ट कर दिया कि देखा जाएगा जो भी होगा, अपना प्रोग्राम स्टार्ट करो। तो उसने पूरे लगभग सभी देशों के मना करने के बावजूद, और जो यूएन है, यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसके मना करने के बावजूद भी अटैक को इम्प्लीमेंट कर दिया, और उसको नाम दिया, उस अटैक को नाम दिया ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इराक की स्वतंत्रता का ऑपरेशन, कि हम इराक को स्वतंत्र कराएंगे, उसको स्वतंत्रता दिलाएंगे। किससे दिलाएंगे वो अभी आ जाएगा। विच वॉज ए क्लियर वायलेशन ऑफ द यूएन चार्टर, जो कि यूएन घोषणा पत्र का, चार्टर यानी घोषणा पत्र, या आप इसको नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, नियम पुस्तिका भी कह सकते हैं। तो ये एक साफ साफ उल्लंघन था। वायलेशन का मतलब होता है उल्लंघन, और इतनी हिम्मत, यूएन के जो घोषणा पत्र है उसको वायलेट करने की हिम्मत केवल सुपर पावर ही कर सकता था, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल पोस्ट उस समय अमेरिका की थी वहां पे यूएन में। तो उसने वो काम जो था, वो जो चाहा था, वो उसने करना शुरू कर दिया और इराक पे आक्रमण कर दिया। वो बेचारा जो वहां पे उस समय जो शासक था सद्दाम हुसैन, वो चिल्ला चिल्ला के मार गया कि हम ऐसे कोई वेपन्स नहीं बना रहे हैं, WMD जैसे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। वो चिल्ला रहा था, पूरे विश्व के सभी देशों के सामने चिल्लाया, कहा उसने कि हमारा ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं चल रहा है। लेकिन फिर भी उसने वहां पे आक्रमण किया, यूएस ने। उसके पीछे के जो रियल रीजन्स थे वो अभी आप आगे देखेंगे कि उसके क्या रीजन्स रहे उस आक्रमण करने के। लेकिन पहले ये क्लियर हो चुका था, इराक के जो रूलर थे उस समय सद्दाम हुसैन, उन्होंने भी क्लियर कर दिया था कि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। लेकिन चलिए, सुपर पावर था आखिरकार, उसने हमला शुरू कर दिया, और मार्च 2003 में स्टार्ट हुआ था आक्रमण, और अप्रैल 19 अप्रैल 2003 को जो इराक की राजधानी बगदाद है उसको कैप्चर कर लिया, या अपने अंडर कंट्रोल कर लिया, नियंत्रण कर लिया बगदाद पे। तो लगभग एक महीने में उसने इराकी सेना को डिफीट दे दी, हार उसको मनवा ली, और बगदाद जो था, जहाँ जो कैपिटल थी इराक की, वहाँ पे अपना कंट्रोल कर लिया। और दिसंबर 13 दिसंबर 2003 को सद्दाम हुसैन को भी पकड़ लिया। और अप्रैल में ही हार गए थे बगदाद, लेकिन लगभग उसको 7 to 8 मंथ्स लगे सद्दाम हुसैन को पकड़ने में, लेकिन आखिरकार पकड़ ही लिया उसको। यूएस ने इस युद्ध में लगभग 3000 अपने सैनिकों को गंवाया, उनके सैनिक शहीद हुए या उनकी मृत्यु हो गई उस युद्ध में लगभग। अब 3000 से थोड़े ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, लेकिन अराउंड ये नंबर है 3000 आर्मी पर्सन्स वर किल्ड इन ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो ये तो रहा उसके युद्ध का रिजल्ट। अब जब उसका समराइज किया गया उस युद्ध को, या उसका समरी बनाया गया कि ये जो इराकी इन्वेशन था उसका क्या रिजल्ट निकला, तो जो एक्सपर्ट थे उन्होंने अनुमान लगाया कि वहाँ पे कोई WMD तो मिला ही नहीं था, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन तो मिला ही नहीं, ना ही वहाँ पे ऐसा कोई एस्टेब्लिशमेंट मिला जिससे कि ये साबित हो कि ऐसा कोई प्रोग्राम चलाने की कोई भी विश इराक की थी। तो फिर इन्वेशन क्यों किया गया, आक्रमण क्यों किया गया? तो एक्सपर्ट ने स्पेक्युलेट किया, अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया? कि अमेरिका की जो इच्छा थी या उसकी जो डिजायर थी वो WMD को रोकना नहीं था, क्योंकि ऐसा तो कुछ हो ही नहीं रहा था, और सद्दाम हुसैन पहले भी क्लियर कर चुके थे कि ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर आक्रमण क्यों किया गया? तो उसके पीछे था उसके कुछ छोटे छोटे इंटरेस्ट, उसकी कुछ इच्छाएं थी यूएस की, कि वहाँ के जो ऑयल फील्ड्स हैं, तेल के जो कुएं थे या तेल संयंत्र जो है, उन पे यूएस का कंट्रोल रहे, नियंत्रण रहे। उसके साथ साथ वो इराक के अंदर एक यूएस फ्रेंडली रिगमेंट या साम्राज्य या सरकार स्थापित कर सके, जो यूएस से मित्रता रखे, या जैसा यूएस कहे वैसा ही वो मान जाए। तो ये दो मेन पर्पस थे उस इन्वेशन के अकॉर्डिंग एक्सपर्ट्स। हालांकि यूएस तो ये कहता है कि वो WMD को रोकने गया था, लेकिन एक्सपर्ट ऐसा नहीं मानते, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई सबूत मिला नहीं कि इराक जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या न्यूक्लियर बॉम्ब या न्यूक्लियर मिसाइल्स ऐसा कुछ प्रोग्राम जो है वो चलाए हुए था। यूएस हैज बीन अनेबल टू पेसिफाई द सिविल वॉर इन इराक। वहाँ पे यूएस ने युद्ध जीत भी लिया, सारे कार्यक्रम हो गए, कोई WMD मिला नहीं, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पाया उस गृह युद्ध को जो इराक में चल रहा था। उसको शांत करने में उसको सफलता नहीं मिली, और इसीलिए
क्योंकि वहाँ पे वो पीस एस्टेब्लिश नहीं कर पाया अमेरिका, इसीलिए उसके इस अभियान को या इस कैंपेन को या इस इन्वेशन को उसकी सैन्य और राजनीतिक असफलता माना जाता है, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल फेल्योर माना जाता है। क्योंकि वहाँ की पूरी जो एस्टेब्लिशमेंट थी या जो पूरा मैनेजमेंट था वो उसने बिगाड़ के रख दिया अमेरिका ने, और सिविल वॉर जो गृह युद्ध वहाँ पे चला उसको वो शांत नहीं कर पाए, तो पूरा का पूरा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक जो स्ट्रक्चर था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया अमेरिका ने इस ऑपरेशन या इस इन्वेशन के थ्रू। तो ये अमेरिका की एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फेल्योर मानी जाती है। तो ये है हमारा आज का जो पॉइंट था वो द इराक इन्वेशन, इराक का आक्रमण जो कि यूएस के थ्रू किया गया, ये दुनिया को बता के कि वो इराक को WMD या वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाने से रोकना चाहता था। हालांकि उसके रीजन्स अलग थे, अपने इंटरेस्ट थे उस इन्वेशन को करने में, लेकिन दुनिया की नज़रों में उसने यही बताया कि इराक जो है वो बहुत ही खतरनाक हथियार बना रहा है, इसलिए हम रोकना चाहते हैं। अरे भाई आपने ही थोड़ी ठेका लिया हुआ है रोकने का, लेकिन उस समय अब जिसकी लाठी उसकी भैंस, बस यही बात थी। तो उसने स्टार्ट किया और कुछ मिला भी नहीं, मतलब ज़्यादा बेनिफिट यूएस को हुआ नहीं, उल्टा 3000 से ज़्यादा सैनिक मारे गए, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लॉस हुआ उसको उस युद्ध के थ्रू, और एंड में जैसा था उससे भी खराब इराक बना के उसको वापस भी लौटना पड़ा। तो ये है इराक इन्वेशन की स्टोरी। आई होप आपको ये जो भी नॉलेज हमने आज पढ़ा वो पसंद आया होगा, समझ भी आया होगा। समझ आ गया है, पसंद आया है तो लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए अच्छा सा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन, मज़ेदार इन्फॉर्मेशन के साथ में। टिल देन, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।